बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणितीय कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 के सवालों का हल। देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। चलिए एक एक करके कुछ सवालों को हल करते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3। देखिए उदाहरण 15 दिया हुआ है आपको। √6 धन √6 धन √6 धन अनंत तक की ऐसी संख्याएं दी गई हैं आपको। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इसको 1 से बराबर मान लेते हैं। माना कि 1 से बराबर √6 धन √6 धन अनंत तक की संख्याएं। लिख लेते हैं इसको एक बार ऐसा। अब देखिए यदि हम इस 1 को छोड़ दें, ऐसा इस 6 को छोड़ दें, √6 को, तो ये भी √6 धन √6 अनंत तक जाएगी। इसलिए हम ये जो √6 धन √6 दिया हुआ है उसके बदले भी 1 से ले सकते हैं। यहाँ पर अनंत तक ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बराबर 1 से बराबर √6 धन x। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। इतनी सारी √√√√6 लिखा हुआ है, उसके बदले हमने 1 से माना था। तो एक √6 को छोड़कर बाकी जो √6 लिखा हुआ है उसके बदले हम लिख सकते हैं x। अब चलिए ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 1/2 बराबर √6 धन x पूरे की घात 2। जब घात 2 होता है तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। इसलिए हम आगे के स्टेप में लिखेंगे 1/2 बराबर 6 धन x। अब यदि हम इधर दाएं पक्ष को बाएं पक्ष की ओर ले आए तो ये हो जाएगा 1/2 ऋण 6 ऋण x बराबर 0। या इसको एक स्टेप आगे लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 ऋण x ऋण 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। इसके आगे हम मध्य पद को 2 भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है, 1 और 6 का गुना करेंगे। 1 6 का 6, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना ऋण 6 बराबर ऋण 6। अब ऋण 6 के 2 ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर ऋण 1 आए। यहाँ पर b बराबर क्या है? ऋण 1। तो ये इसको हम लिखेंगे ऋण 3 गुना 2, है ना। 6 को क्या लिखेंगे? ऋण 3 गुना 2। तो ऋण 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऋण 1। और दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। ये वाली संख्या मिलेगी हमको। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं आगे 1/2 ऋण 3x धन 2x ऋण 6 बराबर 0। अब इसमें हम समूहीकरण से उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है? x कॉमन है, x बाहर निकल गया, एक एक से बचा यहाँ पर ऋण 3। यहाँ पर क्या कॉमन है? धन 2 कॉमन है यहाँ पर फिर बचा क्या? x ऋण 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x ऋण 3 है, यहाँ पर भी x ऋण 3 है, दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x ऋण 3 और एक कोष्टक में हो जाएगा x धन 2 बराबर 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे यदि x ऋण 3 बराबर 0 तो x ऋण 3 बराबर 0 या 1 से बराबर हो जाएगा 3। या यदि x धन 2 बराबर 0 तो x धन 2 बराबर 0 या 1 से बराबर हो जाएगा ऋण 2। तो इसके 2 हल हुए, x बराबर 3 और x बराबर ऋण 2। अंत में हम लिखेंगे अतः
x बराबर 3 और ऋण 2। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल करेंगे आराम से, आसानी से। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में तो आता ही है। तो इस सवाल को आप बार बार बनाकर देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको सरल लगेगा। बच्चों, आपके मन में सवाल आता होगा कि इस प्रकार के सवाल को पढ़ने से, द्विघात समीकरण को बनाने से, हल करने से क्या फायदा होता है। तो चलिए द्विघात समीकरण का जीवन में अनुप्रयोग कैसे होता है इसको देखते हैं। प्रश्न दिया है आपको, तीसरा प्रश्न, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हल करने में हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या है x, तो x से बड़ी संख्या क्या होगी, क्रमागत संख्या। तो दूसरी संख्या होगी, दो क्रमागत संख्या बोला गया है ना, इसलिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी, x धन 1। x से एक बड़ी संख्या, क्रमागत में यही होता है। 5 तो उसके बाद वाली संख्या 6 या उसके बाद वाली संख्या 7। तो 6 और 7 में क्या संबंध है, 6 से एक बड़ी है 7। तो इसी प्रकार से हम यदि पहली संख्या एक से मान लिए हैं तो उससे एक बड़ी संख्या होगी x धन 1। अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए, दो क्रमागत, अभी हम दो क्रमागत संख्या ही निकाले हैं, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब दोनों के वर्ग करेंगे हम और दोनों को जोड़ेंगे। तो इसका वर्ग हो जाएगा x की घात 2 और इसका वर्ग हो जाएगा x धन 1 पूरे घात 2। अब हम प्रश्नानुसार हल करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कहता है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, 85। तो चलिए दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कर देते हैं। x की घात 2 धन x धन 1 की घात 2 बराबर 85 प्रश्नानुसार। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये आगे हल होगा, x की घात 2 धन, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2 धन 2x धन 1 सर्व समीकरण 1 के अनुसार बराबर 85। अब देखिए दोनों सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे। 2x की घात 2 धन 2x। अब हम 85 को इधर ले आएंगे, धन 1 ऋण 85 बराबर 0। पक्षांतर करने पर लिखेंगे यहाँ पर। और आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 धन 2x। अब 1 और यहाँ ऋण 85 है तो ये आ जाएगा ऋण 84। एक जुड़ जाएगा इसमें ऋण 85 में, तो उत्तर आएगा यहाँ पर 84 बराबर 0। अब इसको आगे हल करें। चलिए सबसे पहले हम इस पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 84 है, तो सब 2 से भाग देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा x की घात 2, 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा यहाँ पर से, धन यहाँ पर से 2 कट जाएगा, x ऋण 84 का आधा कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 बराबर 0। भाग इसलिए दिए हैं 2 से पूरे समीकरण को, ताकि हम आगे गुना भाग करने में आसानी हो। अब देखिए ये आपका समीकरण आ गया है, इसके मध्य पद को तोड़कर हम अब आगे हल निकालेंगे। चलिए मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 42 को गुना करेंगे तो ऋण 42 आएगा। यहाँ पर a गुना c बराबर हो जाएगा 1 गुना ऋण 42 बराबर ऋण 42। अब ऋण 42 को दो ऐसे भागों में विभक्त करेंगे कि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, धन 1 आना चाहिए। यहाँ पर b का मतलब है 1, तो धन 1 कैसे आएगा, चलिए 7 गुना 6, 7 6 का 42 होगा। हम छोटी संख्या को ऋणात्मक रखेंगे ताकि वहाँ पर धन 1 आए, तो ऋण 6, 7 गुना ऋण 6। अब हमको पता चल गया कि धन 1 को हम यहाँ पर जो 1 है b का मान, उसको हम 7 गुना ऋण
6 के रूप में लिखेंगे। चलिए इस समीकरण को कैसे लिखेंगे आगे, x की घात 2 धन 7x ऋण 6x ऋण 42 बराबर 0। ठीक है, आगे लिखें इसको, आगे हल करेंगे समूहीकरण विधि से। तो देखिए यहाँ पर x से बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, x धन 7, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, ऋण 6 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, x धन 7 बराबर 0। अब चलिए यहाँ पर देखिए आगे, दोनों में x धन 7 है, बाहर निकाल लेते हैं x धन 7 और यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 6 बराबर 0। अब यदि x धन 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 7, और यदि x ऋण 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, पक्षांतर कर देंगे हम ऋण 6 को, इधर हो जाएगा 6। अब आप देख रहे हैं x के दो मान आया है, ऋण 7 और 6। प्रश्न में कहा गया है दो प्राकृत संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या तो है नहीं, इसलिए हम इस मान को नहीं लेंगे। प्राकृत संख्या 6 है, इसलिए हम इस मान को लेंगे, अतः x का मान क्या आएगा, 6। और दूसरी संख्या क्या होगी, x धन 1 बराबर 7, अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 6 तथा x धन 1 बराबर क्या होगा, 6 धन 1 बराबर 7। तो दोनों संख्या हमको मिल गई हैं, एक है 6 और एक है 7। दोनों के वर्गों को जोड़ने पर 6 के वर्ग कीजिए, चलिए 6 का वर्ग बराबर हो जाएगा 36 और 7 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 49, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 85। उत्तर की जांच यहीं पर हो गई। तो दो क्रमागत संख्या 6 और 7 है, जिसके वर्गों को जोड़ने पर इसका वर्ग होगा 36, इसका वर्ग होगा 49, दोनों जोड़ने पर कितना होगा 85। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार से बनाकर आप वहीं पर उत्तर की जांच भी कर लेंगे तो आसानी होगी आपको, और साथ ही साथ यह भी पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी जैसे प्रश्न 3 बना है वैसे इसको भी बनाना है। हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x से एक अगली संख्या क्या होगी, x धन 1 होगी। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 है बोल रहे हैं, तो आप प्रश्नानुसार यहां ले लेते हैं। प्रश्नानुसार पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x धन 1 है, दोनों के गुणनफल x धन 1, दोनों का गुणनफल बराबर कितना है 20। चलिए इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। 1 से 1 से गुना होगा, 1 से घात 2, 101 गुना होगा धन x बराबर 20। अब 20 को इस तरफ ले आते हैं बाएं पक्ष में, तो जाएगा 1 से घात 2 धन 1 ऋण 20 बराबर 0। अब फिर हम इसको मध्य पद को तोड़कर आगे हल करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पर ऋण 20 है, दोनों गुना करेंगे, 1 गुना ऋण 20 बराबर क्या आएगा, ऋण 20। अब ऋण 20 को दो भाग में ऐसे बांटेंगे कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो हो जाएगा 5 चौक 20। ऋण किसको रखेंगे हम, 4 को, 4 को ऋण रखेंगे यहाँ पर हम, ताकि 5 में 4 घटाएं तो यहाँ पर धन 1 आए बीच में। चलिए इसको आगे लिख लेंगे हम, 1 से घात 2। इसको विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको क्योंकि हम पिछले प्रश्नावलियों में इसको बता चुके हैं। तो 1 से घात 2 धन 5x ऋण 4x ऋण 20 बराबर 0। अब आगे हल करें इसको, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ समूहीकरण विधि से हम उभयनिष्ठ का मान निकालेंगे। यहाँ पर x का मान निकलेगा, बचेगा क्या, x धन 5, यहाँ पर ऋण 4 का मान निकलेगा, क्या बचेगा, x धन 5 बराबर 0। देखिए x धन 5 यहाँ पर भी, x धन 5 यहाँ पर भी है, दोनों का मान निकल जाएगा। x धन 5 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में लिखेंगे हम x ऋण 4 बराबर 0। अब यदि x धन 5 बराबर 0 तो इसके बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ऋण 5। और यदि
x ऋण 4 बराबर 0, तो क्या आएगा x बराबर 4। देखिए प्रश्न में कहा गया है दो क्रमागत प्राकृत संख्या, तो ये प्राकृत संख्या तो है नहीं ऋण 5, इसलिए हम इस मान को नहीं लेंगे। प्राकृत संख्या ये है 4, तो इस मान को हम लेंगे। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो पहली संख्या हमको मिल गई है, अतः x बराबर क्या है 4, और x धन 1 बराबर क्या है 4 धन 1 बराबर 5। तो दो संख्या मिल गई हमको, 1 4 और 1 5। ठीक है, x धन 1 बराबर क्या आएगा 4 धन 1 बराबर 5। तो 4 और 5 दोनों गुना करेंगे हम, तो कितना आएगा 4 गुना 5 बराबर 20। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 4 को बनाएंगे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया गया। आप ऐसे सवालों का बार बार अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके आप अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे, ताकि आपको अभ्यास करने में भी सुविधा हो और जब ये प्रश्न परीक्षा में आए तो आपको बनाने में भी आसानी हो। बच्चों अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। इसमें लिखा हुआ है नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले तो मान लेते हैं, माना कि नीलमणि की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी 1 ऋण 5, और 8 वर्ष पूर्व की आयु बराबर क्या हो जाएगी 1 ऋण 8। वर्तमान आयु यदि 100 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व की आयु होगी 1 ऋण 5 यानी 1 से 5 कम, और 8 वर्ष पूर्व की आयु होगी 1 ऋण 8 यानी वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम। अब बच्चों प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल 40 के बराबर है, कहता है। देखिए 8 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष पूर्व की आयु, इस आयु और इस आयु दोनों का गुणनफल कितने के बराबर होता है 40 के बराबर। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x ऋण 5 और x ऋण 8 बराबर 40। चलिए दोनों पहले गुना कर लेते हैं। ये हम जानते हैं पहले से गुना करना, x का गुना इसके साथ होगा x गुना x ऋण 8, फिर ऋण है यहाँ पर ऋण लगा लेंगे, 5 का गुना होगा दोनों के साथ 5 x ऋण 8 बराबर 40। इसको गुना करते हैं। चलिए एक से गुना 1 से घात 2, फिर 1 से ऋण 8 के साथ गुना होगा ऋण 8x, फिर यहाँ पर देखिए ऋण है ऋण 5 x के साथ गुना होगा ऋण 5x, यहाँ पर ऋण है यहाँ पर धन है, ऋण है यहाँ पर ऋण यहाँ पर ऋण, ऋण और ऋण का गुना क्या होगा धन, 5 अट्ठे 40 बराबर 40। अब देखिए दोनों पक्ष में 40 है, तो ये 40 क्या हो जाएगा कट जाएगा। दोनों पक्ष में 40 40 धन 40 40 दोनों तो कट जाएगा वो। अब बराबर हम लिखेंगे क्या बचा 1 के घात 2, ये ऋण 8 x है और ऋण 5 x, दोनों सजाती पद हैं, जुड़ेगा दोनों और चिन्ह ऋण रहेगा, ये हो जाएगा 13x बराबर 0। यहाँ से दोनों कट गए, क्या बचा है 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर x ऋण 13 बराबर 0। अब देखिए दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक है x और एक x ऋण 13। यदि x बराबर 0 तो x बराबर 0 ही रहेगा, यदि इस x के बराबर 0 ले तो 0 ही आएगा, और यदि x ऋण 13 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा 13। अब देखिए बच्चों यहाँ पर x के दो मान आया है, x बराबर 0 ये पहला मान है और x बराबर 13 ये दूसरा मान है। किसी भी बच्चे की आयु 0 वर्ष हो नहीं सकती, कुछ न कुछ तो उम्र होगी, इसलिए हम इस मान को हम नहीं लेंगे।
तो हम कौन से मान को लेंगे, x बराबर 13 को, दूसरा वाला मान को लेंगे हम। तो अब नीलमणि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, अतः नीलमणि की वर्तमान आयु बराबर 13 वर्ष, यही ज्ञात करना था हमको। अब देख लीजिए, उत्तर की जांच कर लीजिए। 13 में 5 घटाइए, कितना बचेगा, 8, और 13 में 8 घटाइए, कितना बचेगा, 5, दोनों गुना करें कितना आएगा, 40 वर्ष, यही बोला गया है ना। 5 वर्ष पूर्व की आयु हो और 8 वर्ष पूर्व की आयु। 13 में यहाँ पर x बराबर 13 है, 13 में 5 घटाएंगे हम तो 8 आएगा, और 13 में 8 घटाएंगे तो 5 आएगा, दोनों गुना करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, ये 40। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 3 के सवालों को हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवाल आपको अन्य सवालों को हल करने में मदद करेगी। हम मिलेंगे अब अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।